नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल यूथ पावर ऑफ स्टडी ग्रुप, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 सरकार क्या है। जिसमें आज हम लोग समझेंगे सरकार क्या है, सरकार की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और सरकार के अंग क्या क्या हैं, और ऐसे ही अनेकों प्रकार के बारे में हम लोग सरकार के बारे में समझेंगे। जैसे कि आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं सरकार क्या है। ये रहा हमारा आज का मेन टॉपिक, सरकार क्या है। तो आइए हम लोग आज समझते हैं कि सरकार क्या है। जिसमें हम लोग समझेंगे कि सरकार की हम लोग एक तरह से छोटी सी परिभाषा देखते हैं। जैसे कि सरकार उन निश्चित व्यक्तियों का समूह है का समूह या संगठन है जिन्हें हमारे द्वारा चुनकर संसद में भेजा जाता है। संसद में भेजा जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सरकार क्या है, तो सरकार उन निश्चित व्यक्तियों का समूह या संगठन है जिनको हमारे द्वारा चुनकर संसद में भेजा जाता है, जो हम लोगों के लिए ही नियम या कायदे बनाती है। और उन्हें लागू करती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सरकार क्या है, तो सरकार उन निश्चित व्यक्तियों का समूह है जो किसी देश में जिन्हें हमारे द्वारा चुनकर संसद में भेजा जाता है, जो कि हमारे लिए नियम और कानून बनाते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सरकार में सबसे महत्वपूर्ण है हम लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्तियों का, हम लोगों के द्वारा निश्चित चुने गए व्यक्तियों का समूह, जिसमें हमारे द्वारा चुने गए लोग जाते हैं और हमारे लिए नियम और कानून बनाते हैं, जो देश को अच्छे से चलाने में हमारे देश के लोगों की मदद करते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं, इसमें देख रहे हैं कि सरकार संसद में जाती है, और अब हम लोग इसमें समझते हैं कि संसद क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें संसद क्या है। तो संसद ज्यादा कुछ नहीं, एक ऐसा स्थान है जिसमें हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति लोग जाते हैं और हमारे लिए वहीं से नियम कायदे बनाते हैं और देश पर लागू होते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर संसद भवन हमारे दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में है,
और जिसको हम लोग पार्लियामेंट हाउस भी कहते हैं और संसद भवन भी होता है। उसी में हमारे यहाँ पर हमारे द्वारा चुने गए लोग जाते हैं, नेता हो गए, मंत्री हो गए, सांसद हो गए, वो लोग जाते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को सरकार की आवश्यकता क्यों है। सरकार की आवश्यकता, सरकार की आवश्यकता हमको क्यों है, जरूरत क्यों है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सरकार की जरूरत हमको क्यों है। तो सरकार की हम लोगों को जरूरत इसलिए है क्योंकि सरकार जो होती है वो हमारे देश में नियम कानून बनाती है और देश को ठीक तरह से चलाने में मदद करती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ नियम कानून संसद भवन में बनाए जाते हैं और सरकार ही उसको नियम कानून लागू करती है और अलग अलग प्रकार से इसमें नियम बनाती है। और अगर कोई भी नियम हमारे खिलाफ बनता है तो उसकी हम लोगों को मदद करने भी मिलती है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो मदद हमारे यहाँ, जैसे अगर कोई नियम हम लोगों के खिलाफ बना है तो उसके हम लोग नियम के खिलाफ विरोध कर सकते हैं और उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, जिससे कि हमारा वो नियम उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा। और जैसे कि हम लोगों को जरूरत इसलिए है क्योंकि देश में चलाने के लिए है। और जैसे कि अगर हम लोग इसी में देखें तो हमारे देश में सरकार बहुत से मामले भी देखती है, जैसे विदेशी मामले हो गए और भी मामले हो गए, उन्हें हमारे देश की सरकार देखती है, समझती है और हमारे लोगों के लिए भलाई के लिए काम करती है। और इसी में हम लोगों की सरकार बहुत प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। जैसे एक तो हो गया सरकारी चीज़ें और दूसरी हो गई निजी चीज़ें। निजी चीज़ें भी होती हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बिजली हो गई, ये सब भी सरकार के ही अंदर में आते हैं, जिसकी हमारे देश में भलाई के लिए, देश के लोगों के लिए काम करते हैं। और ऐसे ही अनेकों प्रकार से लोगों की मदद करते हैं तथा लोगों के भले के लिए काम करते हैं। और अब आ जाइए हम लोग देखते हैं सरकार के स्तर। सरकार के स्तर कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि सरकार के स्तर कौन कौन हो सकते हैं। तो सरकार के स्तर में 3 प्रकार के स्तर आ सकते हैं। तो नंबर 1 हम लोग जैसे कि इसमें देखेंगे सरकार कितने स्तर पर बनती है। तो सरकार हमारे देश में 3 स्तर पर काम करती है। पहला तो हो गया स्थानीय स्तर, पहली तो हो गई स्थानीय सरकार, नंबर दूसरी हो गई राज्य सरकार, नंबर 2 हो गई राज्य सरकार, नंबर 3 हो गई केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के स्तर कौन कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा केंद्र स्थानीय सरकार, और नंबर 2 पर राज्य सरकार, नंबर 3 केंद्र सरकार। इन तीनों स्तरों में सबसे प्रमुख सरकार केंद्र सरकार की होती है, जो कि हमारे देश में, हमारे देश का केंद्र दिल्ली माना जाता है और दिल्ली से ही हमारे देश में केंद्र सरकार शासित करती है, पूरे देश में अपने नियम कानून बनाती है और लागू करती है। लोगों पर भी नियम कानून लागू होते हैं और सभी के लिए नियम यहीं से बनकर आते हैं। यहीं पर हम लोग दिल्ली में संसद पाई जाती है, जिसमें नियम कानून बनाए जाते हैं और लोगों पर लागू किए जाते हैं। तो आइए सबसे हम लोग पहले समझ लेते हैं। इन तीनों में से सबसे पहले हम लोग समझेंगे पहला स्तर कौन सा है, हमारा स्थानीय स्तर सरकार। तो स्थानीय स्तर में हम लोगों को भी, इसमें भी हम लोगों को 2 चीजें पढ़ने को मिल सकती हैं। जैसे कि पहला स्तर आएगा ग्रामीण स्तर, ग्रामीण स्तर जिसमें ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, ऐसे ही इसमें आ जाते हैं। और नंबर 2 होता है जिला स्तर पर।
तो इसमें भी जैसे स्थानीय स्तर पर हम लोग देख रहे हैं, इसमें दो प्रकार की सरकार बनती है। पहली तो ग्रामीण स्तर होता है, दूसरे जिला स्तर पर होता है। तो ग्रामीण स्तर में जैसे हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण स्तर में सबसे पहले देश गांव में एक सरकार पाई जाती है, जिसमें गांव का प्रधान मुखिया होता है और गांव में अनेकों प्रकार के लोग इसमें सरकार में भाग लेते हैं। यही हमारा ग्रामीण स्तर कहलाएगा। और इसमें ग्रामीण स्तर पर गांव में नियम कानून बनाए जाते हैं, जिसको मुखिया प्रदान करता है और प्रधान के ही कहने पर सभी नियम कानून बनते हैं और वहीं पर लागू भी किए जाते हैं। और नंबर 2 जैसे हम लोग देख लेते हैं जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर हमारे यहाँ जैसे कि डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, वो हम लोग यहाँ नियम कानून बनाते हैं और हमारे जिला में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करते हैं। इसी में जिला स्तर पर अलग अलग प्रकार के भी अधिकारी आ जाते हैं, जैसे कि इसमें तहसीलदार हो गया और लेखपाल भी इसी में आ जाएंगे। और नंबर 2 हम लोग जैसे कि अब समझते हैं राज्य सरकार। समझ रहे थे हमारी स्थानीय सरकार है, जिसमें कि ग्रामीण आ जाता है और जिला स्तर की आ जाती। ग्रामीण हमने समझा कि ग्राम में ग्राम पंचायत होती है और ग्राम सभा होती है, जिसका मुखिया एक प्रधान होता है। और ऐसे ही जिला स्तर पर भी होती है। जिला स्तर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिसमें डीएम आ जाते हैं, एसडीएम आ जाते हैं और तहसीलदार भी आ जाता है। और इसी में लेखपाल की भी अलग प्रकार से सरकार होती है। इसी में जैसे हम लोग देखते हैं जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसकी हम लोग देखा कि हम लोगों ने जिला स्तर पर सरकार किस प्रकार से काम करती है। डीएम होता है, जो भी हमारे राज्य सरकार नियम बनाकर भेजती है उसको डीएम हम लोगों पर लागू करवाता है, उसका सही से संचालन भी करवाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं राज्य सरकार, राज्य स्तरीय सरकार। ये हो गया राज्य स्तरीय सरकार, जिसमें हम लोग राज्य के बारे में समझ रहे हैं कि राज्य के स्तर पर सरकार भी अलग प्रकार की होती है, जिसमें इसका मुखिया हम लोग मुख्यमंत्री को कहते हैं। और मुख्यमंत्री इसका मुखिया होता है, जो कि हमारे राज्य में सरकार चलाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और राज्य सरकार में हमारे अनेकों प्रकार के लोग आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग हमारे द्वारा जो चुने हुए भेजे जाते हैं, उन्हीं में राज्य सरकार के द्वारा हमारे प्रतिनिधि काम करते हैं। और मुख्यमंत्री होता है, इसमें मुख्यमंत्री की एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसमें कि अनेकों विधायक आ जाते हैं। मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री के साथ में यहाँ पर राज्यपाल हो गया और मुख्यमंत्री के नीचे हो गई इसकी मंत्रिपरिषद। ये हो गई यहाँ पर इसकी विधानमंडल। एक तो इसमें आ जाए विधानमंडल में पहला विधानसभा, नंबर 2 विधान परिषद। तो राज्य स्तर पर भी सरकार इस प्रकार से चलती है, जिसमें सबसे ऊपर होता है राज्यपाल और उससे नीचे होता है मुख्यमंत्री, उसकी और मुख्यमंत्री की फिर होता है विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद प्रमुख होती है। जिसमें विधान परिषद में हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जैसे हम लोग बात करें तो विधानसभा है और उसमें टोटल 403 विधानसभा में यहाँ पर मेंबर पाए गए हैं, 403 मेंबर हैं। उसी प्रकार विधान परिषद में भी मेंबर पाए जाते हैं, जो कि हमारे राज्य स्तर पर कानून बनाते हैं और राज्य में लागू करने के लिए इनका अधिकार पूरा होता है और ये लोग लागू भी करवाते हैं, जिनसे इनके कानून द्वारा बनाए गए लागू करने के लिए इनसे निचले स्तर की सरकार हमारे लिए काम करती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा
जिला स्तर पर सरकार हो गई, तो जैसे ही मुख्यमंत्री और इनकी विधानमंडल सरकार बनाती है तो फिर स्थानीय स्तर में जिला स्तर की सरकार हम लोगों पर उन कानूनों को लागू भी करवाती है। जैसे कि हम लोग इसमें देखते हैं विधान परिषद हो गया और विधानसभा भी हो गई, और हम लोग देखते हैं इसी में केंद्र सरकार। केंद्र स्तर पर सरकार, केंद्र स्तरीय सरकार। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं केंद्र स्तरीय सरकार, तो इसमें हम लोग केंद्र की बात कर रहे हैं। केंद्र हो गया हमारे देश का केंद्र। हम लोग दिल्ली को मानते हैं, क्योंकि दिल्ली इसलिए हम लोग क्यों मानते हैं, क्योंकि दिल्ली ही हमारे देश की अभी भविष्य में राजधानी है। दिल्ली ही राजधानी, इसलिए यहाँ पर दिल्ली से ही हमारी केंद्र सरकार हम पर काम करती है। वैसे में केंद्र सरकार में भी अनेकों आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे केंद्र सरकार हो गई, इसमें हमारे देश का केंद्र भारत का केंद्र दिल्ली को माना जाता है, क्योंकि ये हमारे भारत के बिल्कुल बीच में और इसी को हमारे देश की राजधानी भी है। इसलिए हम लोग इसको केंद्र कहते हैं। और केंद्र सरकार में हमारे भी इसमें भी अनेकों अंग आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा राष्ट्रपति, जो कि हमारे पूरे देश पर काम करता है और ये इसका अधिकार पूरे हमारे देश पर होता है। और इससे नीचे हो जाएगा प्रधानमंत्री। और फिर प्रधानमंत्री के नीचे आ जाएगी प्रधानमंत्री की पूरी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। ऐसे ही हमारे केंद्र सरकार में सरकार चलती है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आ जाता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति, अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रपति क्या है। आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति होता है उसको हमारे देश में भारत का पहला नागरिक माना जाता है, क्योंकि इसका पद हमारे देश में सर्वोच्च है। सबसे ऊंचा पद इसी का है। इसी को हम लोग देश का पहला नागरिक भी मानते हैं, जो कि हमारे देश के लिए अनेकों प्रकार से काम करता है और अनेकों प्रकार के नियम भी इसके साइन के बिना, इसके हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन पाते हैं। और इसी को हम लोग देश का सर्वोच्च पद भी कहते हैं। सर्वोच्च पद भी कहते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे देश में सबसे पहले नागरिक होता है और हमारे देश का सर्वोच्च पद होता है। इसके ऊपर हमारे देश में इससे ऊपर कोई भी पद नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये हमारे देश का सर्वोच्च पद है। और इसमें हमारे जैसे कि हम लोग राष्ट्रपति को देख लें, तो हमारे यहाँ पर अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू जी। वर्तमान राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। हम लोग देख रहे थे यहाँ पर हमारी अभी देश में हमारी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है हमारे देश में, हमारे देश में वर्तमान राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर माननीय श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश में अभी द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश में अभी राष्ट्रपति हैं और इनका सर्वोच्च पद है, इसके ऊपर कोई भी पद नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग इसके बाद राष्ट्रपति के बाद सीधा हम लोग आते हैं प्रधानमंत्री पर, जो कि अभी हम लोग केंद्र सरकार पढ़ रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार हमारी दिल्ली में से काम करती है, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। तो हम लोग देख लेते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री भी हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद भी बहुत ही नामी पद है। जैसे कि अभी हमारे देश में वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री कौन है? हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री तो अभी हमारे देश में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में अभी हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसी में हमारे देश के प्रधानमंत्री की अलग से मंत्रिपरिषद भी होती है, जिसमें हम लोगों के द्वारा चुने गए लोग भेजे जाते हैं, जो कि हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं और वो नियम कानून हम पर लागू भी करते हैं। जैसे कि हम लोगों के देश में अनेकों प्रकार के बिल होते हैं, वो हम लोगों के लिए पहले बनते हैं और फिर उस पर थोड़ा संशोधन करके फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, जो कि हमारे यहाँ कानून हमारे संसद भवन में बनते हैं, जो कि दिल्ली में है। आइए हम लोग देखते हैं अब प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद क्या है। प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद इसमें आ जाएंगे। इसकी प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद भी दो तरह से बट जाएगी। दो कहें या तो तीन प्रकार से हम लोग इसको बांट सकते हैं। इसमें हमारे तीन प्रकार के मंत्री बनते हैं। पहला हो जाएगा हम लोगों का कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। नंबर 2 राज्य मंत्री। और नंबर 3 हो जाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र परिवार। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद पाई जाती है। वैसे मंत्रिपरिषद में हम लोगों के 3 प्रकार के मंत्री प्रमुख होते हैं। जैसे कि नंबर 1 हो गया हम लोगों का कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री इसमें मंत्रिपरिषद में सबसे बड़ा पद होता है। जैसे कि इसमें आ जाएंगे सबसे पहले अगर हम लोग कैबिनेट मंत्री में देखें तो इसमें हमारे आ जाएंगे पहले तो गृह मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया और रक्षा मंत्री हो गया
ऐसे ही करके जितने बड़े बड़े पद, बड़े बड़े प्रकार के मंत्री होते हैं वो सभी हमारे कैबिनेट मंत्री में ही आ जाते हैं। और जैसे कि दूसरा है हम लोगों का राज्य मंत्री, जो कि हमारे यहाँ राज्यों से मंत्री जो चुने जाते हैं उनको हम लोग राज्य मंत्री में रखते हैं। जैसे कि राज्य मंत्री में हो गए हमारे देश में राज्य से प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में भी कुछ लोग शामिल होते हैं जो कि राज्य मंत्री कहलाते हैं। और राज्य मंत्री स्वतंत्र हो गए, इनका दर्जा सबसे नीचे होता है, लेकिन इनकी भी अलग ही अहम भूमिका भी हमारे देश के संविधान मंत्रिपरिषद में पाई गई है। और हम लोग देखते हैं जैसे कि इसमें प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां हो, देखते हैं हम लोग अभी। प्रधानमंत्री की शक्तियां, तो प्रधानमंत्री की शक्तियों में हम लोग देखते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतंत्र देश है। जैसे कि लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र देश के बारे में अभी हम लोग कुछ समझेंगे, इसलिए हम लोग पहले समझ लेते प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री की अनेकों शक्तियाँ आ जाती हैं। जैसे कि हम लोग प्रधानमंत्री हमारा सबसे पहले नंबर 1 पर आ जाएगा विदेशी फैसलों के लिए शक्तियाँ। नंबर 2 हो जाएगा देश में शांति बनाए रखने के लिए नियम बनाना। देश में शांति बनाए रखना। और ऐसे ही देश के लिए नियम कानून बनाना। जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री की बहुत ही अहम भूमिका होती है। जैसे कि पहले विदेशी हम लोग फैसले देख लेते हैं, तो विदेशी फैसलों में आ जाएगा जैसे अगर हमारे देश में किसी विदेशी मामले से कोई हम लोग किसी देश से अगर हम लोगों की संधि होनी होती है, किसी देश के साथ हम लोगों को कोई समझौता करना होता है, तो उसके लिए हमारे देश में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका बहुत ही प्रमुख पाई जाती है। इसी में हम लोग जैसे देखते हैं देश में शांति बनाए रखना, ये भी काम हमारे देश के प्रधानमंत्री का होता है। और देश में नियम कानून बनाना और नियम कानूनों को लागू करना, यही हमारे देश में आ जाते हैं। और हम लोग देखते हैं इसके बाद जैसे हम लोग थोड़ा बहुत कुछ राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी समझ लेते हैं। राष्ट्रपति क्योंकि हमारे देश में अहम भूमिका रखता है और वो सबसे पहला नागरिक माना जाता है और सर्वोच्च पद हमारे देश में राष्ट्रपति का ही है। तो हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ। इसमें भी हमारे राष्ट्रपति की अनेकों प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं। जैसे कि नंबर 1 हो जाएगा हमारा पहला आपातकालीन शक्तियां। नंबर 2 हो जाएगा न्यायिक शक्तियां। नंबर 3 हो जाएगा क्षमादान शक्ति। और नंबर 4 हो जाएगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
तो हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति को भी अनेकों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें कि पहली हो जाएगी आपातकालीन शक्ति, दूसरी हो जाएगी न्यायिक शक्ति, तीसरी हो जाएगी समाधान शक्ति और चौथी हो जाएगी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जैसे कि अभी हम लोग इनको धीरे धीरे सभी को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं राष्ट्रपति की शक्ति में सबसे पहले आपातकालीन शक्तियां। तो पहले हम लोग समझते हैं आपातकालीन शक्तियां। जैसा कि हम लोग राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां समझ रहे हैं, तो आपातकालीन का मतलब होता है जैसे हमारे देश पर कोई खतरा आता है तो उसके लिए हमारे देश के राष्ट्रपति को भी अनेकों प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं, जिसमें 3 शक्तियां हम लोगों को पढ़नी है। नंबर 1 आ जाएगा इसमें पहली राष्ट्रीय आपातकाल, आपात की शक्ति, और नंबर 2 आ जाएगा राष्ट्रपति शासन, और नंबर 3 आ जाएगा इसमें वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपात, जैसा कि हम लोग इन लोगों को समझ लेते हैं, राष्ट्रपति की 3 शक्तियां हैं। इसमें राष्ट्रीय आपात हो जाएगा हम लोगों का, हम लोग इसमें आर्टिकल, अब हम लोग इसमें तीनों को लाइन से एक एक करके समझते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां तो हम लोग समझ ही रहे हैं। हम लोग समझे यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियां हमारे देश का प्रमुख होता है। इसमें हम लोग समझ रहे हैं हम लोग अभी आपातकालीन शक्तियां, जिसमें हम लोग पहला समझ लेते हैं नंबर 1 राष्ट्रीय आपात। तो हमारे देश के संविधान ने हमारे देश में राष्ट्रपति को भी शक्तियां दी रखी हैं, जैसे कि जिसमें पहला हो जाएगा राष्ट्रीय आपात। तो ये हमारे देश के संविधान के आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 352 में ये दिया गया है। आर्टिकल 352 में हमारे देश में आपातकालीन शक्ति दिए गए, जिसमें इसमें हमारे देश में कहा गया है कि जैसे कि हमारे राष्ट्रपति को यदि लगता है कि हमारे देश पर कोई विदेशी हमला हो जाए या तो कहीं आक्रमण हो जाए या किसी देश से युद्ध हो जाए, तो हमारे देश में राष्ट्रपति पूरे देश में आपात लगा सकता है, जिसमें हमारे लोगों के ऊपर यह नियम लगेगा और राष्ट्रीय आपात लगेगी, जिसमें पूरे देश पर हम लोगों की ये नियम लागू होगा और लोगों को इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। जैसे कि इससे देश से सुरक्षा होगी और इसमें हमारे देश में राष्ट्रपति पूरे देश पर लगा सकता है और जिससे युद्ध और बाह्य आक्रमण से बचा जाए। हम लोगों का आर्टिकल 352 है और देश में राष्ट्रीय आपात लगता है। और जैसे कि हम लोग देख लेते हैं इसमें राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन इसका भी हम लोग अनुच्छेद जान लेते हैं। अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन दिया गया है। जैसा कि राष्ट्रपति शासन है, इसमें हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति है जिसमें
ये राष्ट्रपति शासन हम लोग किसी भी देश में किसी भी या तो एक स्थान पर या तो किसी एक राज्य पर या तो हम लोग इसका शासन पूरे देश पर लगा सकते हैं। इसमें हम लोग ये शासन समझ लेते हैं कि इस राष्ट्रपति शासन ये नियम लगाया क्यों जाता है। जैसा कि हमारे संविधान में कहा गया है कि हमारे देश में राज्य में जो भी मंत्रिपरिषद है या तो कोई मुख्यमंत्री है वो एक प्रकार से अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा और संवैधानिक तौर पर काम करेगा। संवैधानिक तौर पर मतलब वो जो संविधान में हमारे नियम दिए गए हैं उसी के हिसाब से काम करेगा। तो संविधान में है उसी पर मुख्यमंत्री जैसे हमारे देश में काम नहीं करता है तो हमारे देश में राष्ट्रपति को अगर ये लगता है कि हमारे देश में मुख्यमंत्री राज्य में ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये शासन लगाया जा सकता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इस शासन को सबसे ज़्यादा हमारे देश में राष्ट्रपति शासन हो गया, इसको हमारे सबसे ज़्यादा लगाया हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह लेता है कि देश में ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि अगर प्रधानमंत्री कह देता है तो राष्ट्रपति उसकी सलाह पर हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो इसलिए इंदिरा गांधी जी थी पहले जब 1900 करके ऐसे ही 1968 का टाइम था जब इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री फर्रुखुद्दीन अहमद साहब जी से अहमद जी से इस राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए कहा गया था। जैसे कि हमारे देश में इंदिरा गांधी ने अपने टाइम पर लगवाया था क्योंकि उन्हें लगा था कि हमारे देश में कुछ गड़बड़ी चल रही है, उसमें हमारे देश में लोग संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इसलिए शासन लगाया गया था। आइए हम लोग देख लेते हैं इसी में नंबर 3 पर क्या है, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल। जैसा कि इसमें हम लोग समझ रहे हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति जो कि वित्तीय आपातकाल है। जैसे इसको हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद नंबर 360 में हम लोगों को ये इसका वर्णन दिया गया है आर्टिकल 360 में। इस चीज का वर्णन किया गया है कि जैसे कि हमारे देश में अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमारे देश पर कोई वित्तीय संकट आने वाला है या तो कहीं हमारे देश में पैसे को संबंधित कोई हमारे देश में वित्तीय आपात आने वाला है तो हमारे देश में राष्ट्रपति इस वित्तीय आपात को लगाता है, जिससे कि मंत्रियों की और जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन भत्ते में थोड़ी बहुत कमी की जाती है, जिससे हमारे देश में गरीबी ना आ सके और हमारे देश में वित्तीय संकट ना आ पाए। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने समझा वित्तीय आपात क्या होता है, इसका हम लोगों को वर्णन आर्टिकल 360 में दिया गया है। उसी में वित्तीय आपात का राष्ट्रपति की शक्तियों में से हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या होती है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या है। जैसे कि अगर हमारे देश की किसी न्यायालय ने किसी को सजा दी है तो वो राष्ट्रपति के पास जाकर हमारे देश में राष्ट्रपति के पास जाकर अपने फैसले को सुनवा सकता है और उसके लिए कुछ अलग से फैसला करवा सकता है। जैसे कि हम लोगों को इसी में जोड़कर हम लोग देखते हैं तो राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति भी इसी में आ जाती है जो कि है क्षमादान की शक्ति।
नियंत्रण शक्ति। जो कि राष्ट्रपति की ये दोनों शक्तियां एक साथ मेल खाती हैं। जैसे कि अगर किसी को हमारे देश में फांसी की सजा दी गई है तो वो राष्ट्रपति के पास जाकर एक याचिका दायर करके अपनी सजा को कम करवा सकता है, या तो उसको फांसी की सजा से जैसे कि उम्र कैद हो सकती है, या तो उसको माफ भी करवा सकता है। इसी में अब हम लोग आ जाते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्तियों को भी हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जैसा कि हमारे देश में यदि राष्ट्रपति को भी ये शक्ति दी गई है कि अध्यादेश जैसे हो गया वो अपने तरफ से कागज कोई किसी पेपर में उसके पास भी एक अधिकार होता है कि जैसे यदि हमारे देश में कोई काम ठीक से नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अपने तरफ से भी उसकी जांच के लिए एक अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसमें कि उसकी पूरी जांच की जाएगी और उसमें उस काम का जो काम नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेगा। और अध्यादेश के जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अध्यादेश क्या होता है, तो अध्यादेश एक प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया एक प्रकार से बिल ही होता है, जिसमें अध्यादेश होता है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश, जो कि राष्ट्रपति द्वारा ही बनाया गया एक प्रकार का बिल ही होता है, जो कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जैसे यदि उसको लगे कि हमारे देश में काम ठीक से नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अपनी तरफ से ही अपने एक बिल पास कर देगा, जिसके वजह से उस काम को ठीक करने के लिए हमारे देश में नियम कानून बने हैं और उस पर काम किया जाएगा। एक प्रकार का ये बिल ही होता है। बिल कहें या इसको एक प्रकार से नियम कानून कह लें, नियम ही होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसको राष्ट्रपति की शक्तियों को समझा, ऐसे ही एक दो प्रकार की शक्तियां और होती है जो कि हम लोग देख चुके हैं। और हम लोग देख लेते हैं हमारे भारत में सरकार समझ रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इस सरकार, तो जैसे हम लोगों ने देख लिया सरकार स्तर कितने होते हैं, तो जैसा कि मैं बता दूं, पहले तो हम लोगों ने देखा जिला स्तर की मतलब स्थानीय स्तर पर सरकार, जिसमें ग्राम पंचायत और जिला स्तर की सरकारें आई, और दूसरा फिर हम लोगों ने उसके बाद देखा राज्य स्तर की सरकारें, जिसमें मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आई, जिसमें कि विधानमंडल आया और उसका विधान सभा और विधान परिषद भी आई। वैसे ही फिर हम लोगों ने उसके बाद देखा केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में भी हम लोगों ने देखा जैसे कि मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति इसमें प्रमुख होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है और उसका सर्वोच्च पद होता है, उसके ऊपर हमारे देश में कोई भी पद नहीं होता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जैसे कि सरकार के अंग क्या क्या होते हैं। सरकार के अंग, जिसमें भी हम लोगों के सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा विधायिका, नंबर 2 हो जाएगा कार्यपालिका, और नंबर 3 हो जाएगा न्यायपालिका। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में सरकार के 3 अंग पाए जाते हैं। अंग 3 होते हैं, उसमें नंबर 1 पर हो जाएगा विधायिका, नंबर 2 हो जाएगा कार्यपालिका और नंबर 3 हो जाएगा न्यायपालिका। तो आइए हम लोग इन तीनों को एक साथ लाइन से
अलग अलग इन लोगों को समझ लेते हैं कि सरकार के अंग क्या है और उनके बारे में हम लोग पूरे जानकारी अभी करते हैं। तो इसमें नंबर 1 जैसे हो जाएगा, पहले सरकार के अंग में नंबर 1 हो जाएगा विधायिका। नंबर 1 हो जाएगा इसमें विधायिका। तो विधायिका जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं, तो ये होती है हमारे सरकार के अंग में पहला अंग होती है जो कि विधायिका होती है। ये जो कि विधायिका है, ये हमारे देश में लोगों के लिए कानून बनाती हैं और इसमें लोगों को लागू करवाने के काम में ये शामिल होती है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि विधायिका में सबसे पहले कौन कौन आ जाते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे संसद आ जाएगी, हमारे देश की संसद हो जाएगी। विधायिका में संसद होती है। संसद एक प्रकार से संसद है जो कि हमारे दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और राजधानी में ही हमेशा संसद पाई जाती है। और संसद है, इसमें संसद में भी दो प्रकार के इसमें भी संगठन बनते हैं। जैसे कि नंबर 1 पहला हो जाएगा लोकसभा, नंबर 2 हो जाएगा राज्यसभा। जैसा कि हम लोग देखते हैं हमारे देश में सबसे पहले सरकार के अंग में एक तो आ जाएगी विधायिका, और नंबर उसी में हम लोगों को देख लेते, विधायिका के अंदर आती है संसद और संसद के अंदर आते हैं ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा हम लोग समझ लेते हैं लोकसभा क्या होती है। इसी में हम लोग देखते हैं लोकसभा। तो लोकसभा इसमें एक विधायिका का ही एक अंग होता है, जिसमें कि हमारे द्वारा चुने गए हमारे प्रतिनिधि जाते हैं। जैसे कि इसमें हो जाएगा हमारे सांसद गिन लिए जाएंगे, सांसद हो जाएंगे और मंत्री हो जाएंगे। और ऐसे ही अलग अलग प्रकार के लोग आ जाते हैं। जैसे कि इसमें सांसद हो गए, मंत्री हो गए, जो कि हमारे देश में हमारे लिए कानून बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं और बिल पास करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। जैसे कि इसमें देखते हैं हम लोग लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा में ही भी ऐसा ही होता है। जैसे कि कुछ सांसद होते हैं और लोकसभा में भी सांसद होते हैं, उसी तरह से राज्यसभा में भी सांसद होते हैं और कुछ मंत्री होते हैं जो कि हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं और हमारे देश को अच्छे से संचालित करने में इनका ही बहुत बड़ा भूमिका पाई जाती है। सांसद हो गए और इनके बाद मंत्री हो गए, इसी में आ जाते हैं। राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया। ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं नंबर 2 में कार्यपालिका क्या होती है। तो हमारे देश में ये सरकार का, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कार्यपालिका, तो हमारे देश में ये सरकार का दूसरा अंग होती है, जिसमें कि हमारे देश में ये पहले तो विधायिका होती है और विधायिका जो कि नियम बनाती है उनको लागू करने का काम हमारे देश में कार्यपालिका का ही होता है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री आ जाते हैं। प्रधानमंत्री हो गए प्लस उनकी मंत्रिपरिषद हो गई। जैसे कि हम लोग अभी हम लोगों ने देखा था कि मंत्रिपरिषद में भी 2-3 प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री हो गया और राज्य मंत्री हो गया और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गया, जो कि हमारे देश में कानून बनाते हैं
और उनको लागू करवाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और ये प्रधानमंत्री हो गया, हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री का पद भी बहुत ही ऊंचा पद है, जिस पर आपको पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। उसी प्रकार से कार्यपालिका होगी, उसी प्रकार से हम लोग समझते हैं नंबर 3 न्यायपालिका क्या होती है। न्यायपालिका जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे देश में सरकार का तीसरा अंग है, जो कि हमारे देश में जैसे कि यदि कोई संविधान के द्वारा संविधान के तहत संसद ने कोई कानून बनाया तो उस पर हम लोग में जैसे कोई गलत चीज़ है तो उसकी न्यायपालिका हमारा होता है। न्यायपालिका में इसमें हम लोगों की सबसे पहले आ जाती है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे ये कि हम लोगों के देश में कानून बनते हैं और यदि वो कानून थोड़े ही हम लोग जनता के खिलाफ गलत होते हैं तो उसके खिलाफ ये न्यायालय बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे कि कोई गलत कानून बना तो उसको सही करने की जिम्मेदारी भी हमारे देश के न्यायालय की होती है। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 पर जिला न्यायालय। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में सरकार का तीसरा न्यायपालिका है, जिसके अंदर में सबसे पहले एक तो सर्वोच्च न्यायालय आ जाती है, दूसरे नंबर पर उच्च न्यायालय और तीसरे नंबर पर जिला न्यायालय। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय है तो ये हमारे देश में सिर्फ एक ही पाई गई है और हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादातर होती है राजधानियों में बसाई जाती है। जैसे कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में, आइए सर्वोच्च न्यायालय को पहले समझ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय जो कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। अगर यदि किसी को कोई नियम बनता है और उसके खिलाफ अगर किसी को कार्रवाई करवानी होती है तो वो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में ही जाता है। आइए अभी हम लोग इसमें देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहते हैं। इसी को हम लोग दूसरा नाम भी सुप्रीम कोर्ट भी इंग्लिश में कहते हैं। जो कि ये सर्वोच्च न्यायालय है, ये देश में सिर्फ एक ही पाई जाती है और इसके बनाने के लिए दिल्ली में ही बनाई गई, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। स्थान इसका कहाँ पर है? हमारे देश की राजधानी दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली। ये जो हो गया हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी हमारी दिल्ली में ही बनी है, जहाँ पर जैसे यदि कोई गलत कानून बनता है तो उसके खिलाफ हम लोग अपील यहाँ पर कर सकते हैं। और इसी के बाद हम लोग जैसे कि अब देख लेते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में उच्च न्यायालय भी है, जो कि हर राज्य में बनी है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट है और उसकी खंडपीठ जैसे कि होगी। खंडपीठ को जैसे कि हम लोग समझते हैं कि खंडपीठ मतलब होता है एक तरह से सहायक न्यायालय। जैसे कि यदि हमारे उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले मतलब केस ज़्यादा हो जाते तो उसकी मदद करने के लिए हमारे
लखनऊ में भी खंडपीठ न्यायालय बनी हुई है, क्योंकि लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन हमारे यहाँ हाईकोर्ट ज़्यादातर इलाहाबाद में ही बनी हुई है। और ये जो उच्च न्यायालय हो जाएगी, उच्च न्यायालय ज़्यादातर हर राज्यों में पाई जाती है। हर राज्यों में पाई जाती है। ये जो हो गया उच्च न्यायालय हर राज्य में पाई जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की अलग उच्च न्यायालय होगी, और अगर यदि हम लोग तमिलनाडु की तरफ जाएं तो तमिलनाडु में अलग होगी, और सिक्किम की अलग होगी, ऐसे ही करके उत्तराखंड की भी अलग होगी। ये हर राज्य में उच्च न्यायालय पाई जाती है। यदि हम लोगों को कोई गलत होता है, हम लोगों के साथ यदि कोई गलत होता है, तो हम लोग अपनी अपील इस न्यायालय में कर सकते हैं। और इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं जिला न्यायालय। इसी उच्च न्यायालय को हम लोग इंग्लिश में हाई कोर्ट भी बोलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, इसको हम लोग इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट या सिविल कोर्ट भी बोलते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका है, और न्यायपालिका के भी 2-3 अंग होते हैं, जिसमें कि पहला हम लोगों ने देखा सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा उच्च न्यायालय, और तीसरा जिला न्यायालय। जैसे कि ये जिला हो गई, तो ये जिला न्यायालय हमारे राज्यों में जिला स्तर पर लगाई जाती है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो ऐसे ही हमारे राज्य में 75 जिला न्यायालय हो सकते हैं। बहुत से जिले छोटे होते हैं, तो वहाँ पर जिला न्यायालय की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, और बड़े जिलों की न्यायालय वहाँ पर जिला न्यायालय पाई जाती है, वहाँ पर फैसले हो जाते हैं। इसमें जैसे कि हम लोग देख लेते हैं जिला न्यायालय हो गया, और इसी में हम लोग चौथी भी देख लेते हैं, एक छोटी सी होती है। इसमें हम लोग, जैसे हम लोगों ने नाम सुना होगा, लोक अदालत। लोक अदालत, लोक अदालत होती है, ये हमारे जिले स्तर पर लगाई जाती है। इसमें ज्यादातर अध्यक्षता कौन करते हैं, तो हम लोग इसमें अध्यक्ष भी देख लेते हैं। अध्यक्ष इसमें ज्यादातर डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, या तो एसडीएम होते हैं, तथा तहसीलदार। ये जो हो गया हमारे जिला स्तर पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं, जिसमें अध्यक्षता हमारे देश में 3 प्रकार के अधिकारी करते हैं। जैसे कि नंबर हो गए, डीएम हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर डीएम को हम लोग जिला अधिकारी भी बोलते हैं। जिला अधिकारी, जिला अधिकारी बोलते हैं, जो कि लोक अदालतें लगाई जाती हैं। जैसे कि यदि आप लोगों ने सुना होगा कि जिला स्तर पर होते हैं तहसील दिवस मनाए जाते हैं। तहसील दिवस इसी को कहते हैं, जो कि डीएम हो गया, एसडीएम हो गया और तहसीलदार हो गए, ये लोग हमारे राज्य जिला स्तर पर लोक अदालतें लगाते हैं, जिनको तहसील दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे महीने में 2 या 3 मंगलवार या तो कहिए गुरुवार को लगाई जाती है, जिसमें डीएम एसडीएम हमारे देश में जिले स्तर पर लगाई जाती हैं, जो कि जिले पे ये फैसले सुनते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुलझाते हैं। ये हो गया। इसमें ज़्यादातर हम लोग देख लेते हैं, इसमें अध्यक्षता तो डीएम एसडीएम और तहसीलदार करते हैं, और भी 1-2 अधिकारी हो जाएंगे, नायब तहसीलदार हो गए जैसे करके। इसमें हम लोगों के देश में जिले में इसकी अध्यक्षता तो डीएम करते हैं, और लेकिन इसमें वकीलों की आवश्यकता नहीं होती है। वकीलों की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। वकीलों की जरूरत नहीं होती है।
नहीं होती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लोक अदालत होती है, डीएम एसडीएम अपनी तहसील दिवस के रूप में मनाते हैं और लगाते हैं अपनी अदालत के रूप में, जिसमें लोगों के छोटे मोटे फैसले सुने जाते हैं। इसमें वकीलों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वकील का इस्तेमाल होता नहीं है। इसमें दो पक्षों के मध्य सिर्फ समझौता कराया जाता है। जैसे यदि किसी की लड़ाई हो गई एक दूसरे से, तो दो पक्ष हो जाते हैं, उसमें दो पक्षों के मध्य समझौता कराया जाता है। छोटे मोटे केस इसमें देखे जाते हैं, जिससे हमारे जिला न्यायालय या तो उच्च न्यायालय पर ज्यादा भार ना पड़े। ये हो गए हमारे उच्च लोक अदालत के काम। इसमें वकीलों की जरूरत नहीं होती है, दो पक्षों के मध्य समझौता कराया जाता है और इसमें इसकी अध्यक्षता डीएम एसडीएम तहसीलदार करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने समझा कि सरकार के अंग क्या क्या है, और सरकार के हम लोगों ने अंग में समझा विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया। तो हम लोग जैसे कि अंग समझ चुके हैं, आप लोग इसमें आ जाते हैं। सरकार के प्रकार को भी हम लोग थोड़ा सा बहुत समझ लेते हैं, जिसमें हम लोग सरकार के प्रकार भी समझेंगे। हम लोगों का ये चैप्टर चल रहा है सरकार क्या है, इसमें इसी में हम लोग अब समझते हैं सरकार के थोड़ा बहुत प्रकार। तो इसमें सरकार के हम लोग अब प्रकार समझते हैं। सरकार के प्रकार, तो जैसे कि हम लोग सरकार के प्रकार समझे, जिसमें हम लोग सरकार के प्रकार भी दो तीन प्रकार के हो जाएंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले हो जाएगा नंबर 1 लोकतंत्रीय सरकार। लोकतंत्रीय सरकार। नंबर 2 हो जाएगा राजतंत्र सरकार। राजतंत्र सरकार। और नंबर 3 हो जाएगा कुलीन तंत्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के प्रकार क्या होते हैं, तो इसमें हम लोग सरकार के दो तीन प्रकार हम लोगों को समझने को मिल रहे हैं। जैसे कि नंबर 1 हो गया लोकतंत्रीय सरकार, नंबर 2 राजतंत्रीय सरकार और नंबर 3 कुलीन सरकार, मतलब कुलीन तंत्र। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। नंबर 1 पहला लोकतंत्रीय सरकार क्या होती है। लोकतंत्रीय सरकार, लोकतंत्रीय सरकार। तो जैसा कि हम लोग समझें लोकतंत्रीय सरकार क्या होती है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्रीय सरकार वह सरकार होती है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति ही हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति हमारे फैसलों के लिए जाते हैं, मतलब हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं और हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति हम लोगों पर राज करते हैं। इसमें हम लोग जैसे कि एक प्रकार समझ लें तो हम लोगों के इसके लोकतंत्रीय हो जाएगा, जिसमें जनता का ही तंत्र होता है, जनता की सरकार चलती है। यदि हम लोग चाहें तो जैसे किसी को भी वोट देकर मंत्री बना सकते हैं और उसको वोट न देकर उसको मंत्री पद से भी हटा भी सकते हैं। इसी में हम लोग लोकतंत्रीय सरकार समझ लेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत यानी कि इंडिया एक लोकतंत्र देश है, एक लोकतंत्र देश है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत एक लोकतंत्र देश है, क्योंकि हमारे भारत में लोगों के द्वारा चुने गए लोग ही हमारे प्रत्याशी होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, और वो हम लोगों के लिए कानून बनाते हैं और हम लोगों के लिए नियम कानून बनाते हैं। इसलिए हम लोगों के देश में लोकतंत्र देश हम लोगों को इसलिए कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में ही लोगों के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है, लोगों के द्वारा ही राज किया जाता है। यदि हम लोग चाहें तो किसी को वोट देकर सरकार बना सकते हैं और उसको हम लोग
विरोध करके उसके खिलाफ सरकार उसकी गिरा भी सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने समझा लोकतंत्र क्या होता है, अभी हम लोग इसी में समझ लेते हैं राजतंत्र क्या होता है। नंबर 2 राजतंत्र। राजतंत्र हम लोग समझ रहे हैं, इसमें एक सरकार का प्रकार में दूसरा प्रकार होता है राजतंत्र, जिसमें कि राजतंत्र में देख लेते हैं तो इसमें देश में सिर्फ एक प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के अलावा और प्रधानमंत्री नहीं होता है, उसमें बस प्रेसिडेंट की प्रधान पाया जाता है। जैसे कि राजतंत्र में हो गया, हमारे देश में लोकतंत्र है, और हम लोग जैसे कि देखेंगे तो अमेरिका हो गया, अमेरिका जैसे देश, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ऐसे ही देशों में राजतंत्र पाए गए जिसमें प्रेसिडेंट की प्रधानता पाई गई। जिसमें जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जानते हैं कि राजतंत्र में होता है, राजतंत्र में जैसे कि प्रेसिडेंट की सर्वप्रमुख होता है। इसमें हमारे किसी भी देश में तानाशाही के प्रकार के एक प्रकार से चलने लगती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं रूस में हो गया, चाइना में हो गया, और जैसे कि नॉर्थ कोरिया देखते हैं तो वहाँ पर किम जोंग की सरकार है, जो कि राजतंत्र का ही एक प्रकार से उदाहरण है। और उसमें राजतंत्र में प्रेसिडेंट ही प्रधान होता है और उसमें किसी ज़्यादा की चलती नहीं है। राजतंत्र में प्रेसिडेंट ही सबसे बड़ा होता है और उसमें किसी और की सरकार नहीं चलती है, जिसमें प्रेसिडेंट ही सबसे ज़्यादा तानाशाही करने लगता है। जैसे यदि वो चाहे तो किसी की भी सरकार बनने दे या ना बनने दे, प्रेसिडेंट ही अपनी मनमानी करने लगता है। इसी को राजतंत्र कहते हैं। तो हम लोग जैसे कि देख लेते हैं कुलीन तंत्र। नंबर 3 हो जाएगा इसमें सरकार के प्रकार में कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र, तो जैसा कि हम लोग कुलीन तंत्र देखते हैं कि कुलीन तंत्र का सीधा सीधा मतलब होता है, जैसे प्राचीन काल में सरकार चलती थी, प्राचीन काल में आ जाते हैं तो प्राचीन काल में जिस सरकारें चलती थी, राजा का बेटा ही राजा होगा। राजा का बेटा ही अगला राजा बनता है। तो जैसा कि हम लोग कुलीन तंत्र देख रहे हैं, ये हमारे देश पहले प्राचीन काल में चलती थी और आजकल हमारे यहाँ इसका अस्तित्व बहुत ही कम बचा हुआ है। पहले चलती थी, जैसे हमारे मुगल काल हुए और ऐसे ही अनेकों प्रकार के शासक हुए जिनके राजा का बेटा ही राजा बनता था। इसी को हम लोग कुलीन तंत्र कहते हैं, जिसमें राजा तो प्रमुख होता ही है, लेकिन उसके बाद दूसरा राजा उसका खुद का उत्तराधिकारी बेटा ही होता है, या तो उसका बेटा होगा, नहीं तो फिर जिसको उसने उत्तराधिकारी के रूप में अपने चुना है वो होगा उसका। जैसा कि आज हम लोगों ने समझा सरकार के प्रकार क्या होते हैं और सरकार क्या होता है। हम लोगों ने जैसे कि आज पूरा अपना थर्ड पार्ट पढ़ा सरकार क्या है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सरकार के बारे में पूरा हम लोगों को समझ लिया और सरकार के बारे में आप लोगों को ज़्यादा तेज समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।